नमस्कार, हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। तुम्हारा जैसा मैं ऐसा इनमें से कौन सा सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है? इनमें से मैं शब्द जो प्रयोग हुआ है वो उत्तम पुरुष का है, ठीक है। स्वयं के लिए जो प्रयोग होता है मैं, वो सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। एक बार की बात है कि यह वाक्य सही कैसे लिखा जाएगा। एक बार की बात है, बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। एक बार की नहीं, छोटी ई की मात्रा नहीं, बड़ी ई की मात्रा आएगी। चलो शुरू करते हैं। हम लोगों को आज पढ़ना है वाक्य शुद्धिकरण के नियम का आगे भाग। हमने 14 नियम तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, 14 से आगे हम इसे पढ़ेंगे। हमको पढ़ना है आज विशेषण विशेष से संबंधी सावधानी। जो वाक्य शुद्धिकरण में हमें सावधानी रखनी है वो विशेषण विशेष से संबंधित सावधानी रखनी है। 15 दिया है, पॉइंट नंबर 15 यहाँ पर। जिस लिंग वचन का विशेष्य होता है उसी लिंग वचन का उसका विशेषण होता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जिस लिंग वचन में उसका विशेष्य है उसी का उसका विशेषण होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, वह एक अच्छी लड़की है, दूसरा उस शहर में मोटे लोग रहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये लोग, ये विशेष्य है, इसका विशेषण है मोटे। तो यहाँ लोग क्या है? बहुवचन है, बहुवचन और पुल्लिंग है। तो ये मोटे जो विशेषण है आपका, ये भी बहुवचन पुल्लिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर लड़की शब्द दिया है, ये एक वचन स्त्रीलिंग है। तो अच्छी जो दिया है ये भी एक वचन स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो विशेषण का लिंग वचन होगा वो उसके विशेष्य के अनुसार होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 16। वाक्य में विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले होता है। ये कह रहा है कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले होता है। यदि विशेषण विधेय विशेषण है तो वाक्य में विशेष्य से पहले सार्वनामिक विशेषण होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो इसको समझो। ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे वाक्य होते हैं उनमें 90%, ठीक है, कितना? 90% जो आता है विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले होता है। यानी पहले हमारा क्या होता है? विशेषण होता है और उसके तुरंत बाद उसकी संज्ञा यानी उसका जो विशेष्य है वो होगा, ठीक है। ये विशेष्य यानी जो कि एक क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? एक संज्ञा है। तो संज्ञा से ठीक, संज्ञा से पहले आपका क्या होता है? विशेषण होता है। इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पर। तो जैसे हमने कहा मोहन अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा जो ये विशेषण आया है तो इससे पहले यहाँ पर जो है लड़का है, तो यानी लड़का से पहले विशेषण हमारा रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब भी कभी इस तरह से आएगा, मान लो वाक्य आएगा, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि संज्ञा से पहले ही विशेषण होगा। अब ये कह रहा है जैसे सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर लोग से पहले कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक है, ठीक है। तो अनिश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक जो भी रहेगा, लेकिन है क्या? ये अनिश्चयवाचक है। तो अनिश्चयवाचक यहाँ पर लोग से पहले आया है तो ये हमारा विशेषण हो गया। ऐसे ही सीमा का भाई बहुत चालाक लड़का है, तो बहुत चालाक लड़का, तो अब ये लड़का क्या है? ये विशेष्य है और इसका विशेषण क्या है? चालाक, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसने कहा है कि अगर हमारा वाक्य कोई ऐसा होगा कि जिस वाक्य के अंदर ऐसा आए कि विशेषण हमारा बाद में लगा है, तो उसका जो विशेष्य है उससे पहले सार्वनामिक विशेषण लगा होगा। जैसे मान लो हमने कहा यह लड़का बहुत चालाक है, दूसरा वाक्य लिखते हैं यह लड़का बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि चालाक शब्द के बाद यहाँ कोई संज्ञा नहीं है, तो इस चालाक का जो विशेष्य है वो क्या है? वो है लड़का, ठीक है।
वो क्या है? लड़का। यानी चालाक कौन है? लड़का है। तो अब ये जो चालाक के बाद लड़का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ये चालाक विशेषण जो है वो क्या आ गया? विधेय विशेषण है। इसको कहते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण का मतलब क्या हो गया? वो विशेषण जो अपने विशेष्य के बाद में लगा हुआ है, ठीक है। और उद्देश्य विशेषण का मतलब होता है जो विशेषण अपने विधेय से पहले लगा होता है। तो यहाँ पर ये विशेष्य है, इससे पहले लगा है, ये अच्छा, तो ये तो उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये लड़का है, इस लड़का के बाद में यहाँ पर चालाक लिखा हुआ है, यहाँ विशेषण है, तो ये विधेय विशेषण कहलाएगा। तो इसने कहा है कि यदि वाक्य में विधेय विशेषण आता है तो उस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण होता है उससे पहले। तो जैसे यहाँ लड़का दिया है तो लड़का से पहले यह जो लिखा हुआ है ना, यह सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो आप जब भी परीक्षा में आपका कोई भी आएगा, वाक्य आएगा, किसी तरह से भी पूछेगा वो, तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। अगर अशुद्धि आ जाएगी तो अशुद्धि भी पहचान लेंगे। अगर वाक्य को बनाने के लिए दे दिया तो वाक्य भी आराम से बना लेंगे आप, ठीक है। और अगर उसमें ये पूछा गया कि लड़का से पहले जो यह है, यह कौन सा विशेषण है, तो भी आप आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो ये विशेषण का आपको पॉइंट यहाँ पर देखना है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 कहता है कि सार्वनामिक विशेषण अन्य विशेषणों से पहले आते हैं। इसके कहने का मतलब है कि कोई भी सार्वनामिक विशेषण जो होगा दूसरे विशेषण जो होंगे उनसे पहले आता है वाक्य में। जैसे मेरा भाई बहुत मोटा है, तो इसमें यहाँ पे मोटा दिया हुआ है, विशेषण है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण क्या है? मेरा। तो मेरा भाई, तो ये इससे क्या आ गया? पहले आ गया, ठीक है। उसी तरह से वह आदमी गरीब है, विशेषण क्या है? गरीब होना, ठीक है। अब यहाँ उससे पहले वह आ गया, सार्वनामिक विशेषण है, इससे पहले आ गया। इसी तरह से कोई अच्छी सी पुस्तक ले आओ, तो पुस्तक से पहले अच्छी सी यहाँ पर विशेषण है, लेकिन उससे पहले कोई, ये सार्वनामिक हो गई, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण की इसमें भी मतलब सार्वनामिक विशेषण हो गया ये हमारा, तो ये भी हमारा इससे पहले लगा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब है कि सार्वनामिक विशेषण जो है बाकी विशेषणों की तुलना में हमेशा क्या लगता है? पहले लगता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर मान लो ऐसे बोला जाए ये वाक्य, अच्छी सी कोई पुस्तक ले आओ, तो क्या हो जाएगा? वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कैसे लगाना है? कोई अच्छी सी पुस्तक ले आओ, ठीक। इस तरह से आगे आता है हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जानते हैं हम, पॉइंट नंबर 18, लिंग संबंधी सावधानी। क्या कह रहा है ये? लिंग से संबंधित सावधानी पे हमें ध्यान देना है। आगे दिया हुआ है, वाक्य में संज्ञा जिस लिंग की होती है उसकी क्रिया, सर्वनाम, विशेषण भी उसी लिंग का होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि वाक्य में क्रिया, यानी वाक्य में जो भी क्रिया है, क्रिया कहें या सर्वनाम कहें या विशेषण कहें, तो संज्ञा जिस लिंग की हो गई है तो उसकी क्रिया, उसका विशेषण, उसका सर्वनाम भी उसी लिंग का होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, वाक्य दिया है हमारा लिखा हुआ, मैंने यह पुस्तक पढ़ा है। तो अब यहाँ पर देखो, इसे सही करना है। आप लोगों के पास ये पीडीएफ आ चुकी है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को दे दी थी, ठीक है। तो जिन्होंने भी नहीं डाउनलोड करी है तो डाउनलोड कर लें, नहीं तो इसको लिख लें रफ कॉपी पर आप, अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि मैंने यह पुस्तक, अब पुस्तक है, ये संज्ञा है, तो पढ़ा है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? पुस्तक है तो क्या करी है? पढ़ी है, ठीक है। पुस्तक है तो पढ़ी है। बात समझ में आ गई? इस तरह से आगे दिया, तुम्हारा बैग मेज के ऊपर रखा है। तो यहाँ पर दिया है तुम्हारी बैग दे दिया। अब बैग क्या है? बैग पुल्लिंग है, तो तुम्हारी नहीं होगा, क्या होगा? तुम्हारा बैग, तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरह से ये सही करेंगे। यानी इसके कहने का मतलब है कि चाहे उसके साथ क्रिया आए, चाहे उसके साथ उसका सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, ठीक है। यह है सार्वनामिक विशेषण दोनों में ही आ गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसका लिंग वचन किसके अनुसार होगा? संज्ञा के अनुसार ही होगा। हमें ये याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और इस तरह से सही कर लेना, ये ध्यान रखना। जो आपको ये दिया गया है, मैंने जो नोटबुक आपको पीडीएफ दी है उसमें आपको सही करके लिखना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो
अगला आता है वचन संबंधित सावधानी। तो वचन संबंधित सावधानी में हम क्या ध्यान देंगे? संज्ञा जिस वचन की है उसका सर्वनाम, विशेषण, क्रिया उसी वचन का होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वाक्य प्रयोग आप देखेंगे, जैसे हमने लिंग के बारे में देखा वैसे ही वचन के बारे में हम यहाँ पे जैसे दिया है, चारों भाई स्कूल जा रहा है। तो चारों भाई स्कूल जा रहा है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। जब चारों भाई हो गए, बहुवचन है, तो ये क्या हुआ? गलत हुआ। तो क्या होना चाहिए? चारों भाई स्कूल जा रहे हैं। क्या होगा? रहे हैं, ये सही होगा। सही करके लिखना है आपको। ठीक है, तो चारों भाई स्कूल जा रहे हैं, इस तरह से सही होगा। फिर आगे आता है, नदी के किनारे मोटा लोग टहल रहे थे। तो मोटा लोग नहीं होगा। ठीक है, लोग हैं यहाँ पे, बहुवचन है, तो मोटा नहीं होगा। क्या हो जाएगा? मोटे। क्या होगा? मोटे। ठीक, तो मोटे लोग टहल रहे थे, नदी के किनारे मोटे लोग टहल रहे थे, इस तरह से सही करेंगे। लड़कियां बाजार से लौट रही थी। तो लड़कियां, जब यहाँ पर बहुवचन आ गया है तो लौट रही थी तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? रही थी, दोनों पर बिंदी आ जाएगी, रही थी। ठीक है, बहुवचन होगा। अब ये इस तरह से सही होगा। इस कागज पर मेरा हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर शब्द जो है वो क्या है? बहुवचन है, तो मेरा नहीं मेरे। क्या होगा? मेरे। तो कैसे सही करेंगे इसको? मेरे, इस तरह से। रफ कॉपी पे इनको सही कर लीजिए, उतार लीजिए, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो नोटबुक मिली है आपको, ये पीडीएफ के रूप में मिली है। वो पीडीएफ जो यहाँ पे, इसमें मैंने करेक्शन नहीं किया। अगर ये नोट फाइल पे होती तो मैं इसको आपको निकाल के दे देती, लेकिन ये साथ में ही मिट जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इसे उतारना होगा। उतार लो जल्दी से, फटाफट। क्या दिक्कत हो रही है? अरे आपस में जो सिखा रहे हो उससे अच्छा है कि आप ऑफिस में कॉल करके पूछ लो, आपको पता चल जाएगा। आपस में बातें कर रहे हो। चलो, उतार लिया ये आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पॉइंट नंबर 20, कारक संबंधी सावधानी। कारक संबंधी सावधानी में देखेंगे, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के कारक चिन्ह संज्ञा से क्रिया का संबंध के अनुसार होने चाहिए। ठीक है, यानी जो कारक चिन्ह है, क्रिया का जो संबंध होगा उसके अनुसार होने चाहिए। अब यहाँ दिया है, बच्चा खिलौने को रो रहा था। तो बच्चा खिलौने को रो रहा था, तो ये जो यहाँ पे को है ये गलत है। क्या होगा? बच्चा खिलौने के लिए। क्या होगा? खिलौने के लिए रो रहा था। तो हमें बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। आगे दिया है, विजय ईश्वर से श्रद्धा रखता है। तो ईश्वर से नहीं, ये गलत हो जाएगा। विजय ईश्वर में श्रद्धा रखता है, तो ईश्वर से नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या सही होगा? विजय ईश्वर में श्रद्धा रखता है, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखते रहना साथ के साथ। अब इस चीज़ को, ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि नोट वाली फाइल है नहीं है, मुझे ये नोट पे ही रखना चाहिए था ताकि मैं आप लोगों को समझा देती, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझदार हो, आप कर लोगे आराम से अपने से। ठीक है, आगे देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पॉइंट नंबर 21। पॉइंट नंबर 21 कहता है, वाक्य में संबंध कारक चिन्ह का, की, के उसी लिंग वचन में होते हैं जिस लिंग वचन में संबंधी होता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है, महेश के बच्चे विदेश में रहते हैं। कल स्कूल में रवि की पुस्तक खो गई। दूसरा, मीरा का बेटा परीक्षा में सफल हो गया। यहाँ पे क्या है? ये के, ये की, ये का। तो ये किसके अनुसार हुए हैं? संबंधी के अनुसार। संबंधी कौन है? बच्चे, पुस्तक, बेटा। तो देखो, बेटा एक वचन पुल्लिंग, तो इसका कारक चिन्ह भी एक वचन पुल्लिंग।
पुस्तक एक वचन स्त्रीलिंग, तो इसका कारक भी एक वचन स्त्रीलिंग। और बच्चे बहुवचन पुल्लिंग, तो इसका कारक चिन्ह भी बहुवचन पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो संबंधी के अनुसार इनका लिंग वचन होता है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे जो का है ये हमारा एक वचन है। ठीक है, एक वचन पुल्लिंग है। ये के, ये बहुवचन पुल्लिंग है। ठीक है, और ये की, ये एक वचन और बहुवचन दोनों ही स्त्रीलिंग का है। ठीक है, दोनों में आएगा, एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए आएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको? चलो देखो, उतार लो जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हम इसे करेंगे। क्लास रुक रुक कर चल रही है, आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी बेटा, इसलिए क्लास रुक रुक के चल रही है। ध्यान दीजिए आप अपने नोट पर। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 22, क्रिया संबंधी सावधानी। क्रिया संबंधी सावधानी क्या कहती है, हम ध्यान देंगे। कुछ शब्दों के साथ सही क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। यथा, जैसे आपको दिया, यथा मतलब के अनुसार, किस तरह से, जैसे दिया है। स्पष्टीकरण देना, स्पष्टीकरण के साथ सदैव देना शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। प्रश्न करना, प्रश्न के साथ करना का प्रयोग करेंगे, पूछना का नहीं करेंगे। पत्र भेजना, पत्र भेजा जाएगा। श्रद्धा रखना, श्रद्धा रखी जाती है। शंका और समाधान, शंका और समस्या का समाधान करना। ठीक है, शंका और समस्या का समाधान करना। ठीक है, प्रश्न का हल और उत्तर देना। देखो, प्रश्न करना ये भी आ जाएगा, लेकिन जब उसके कहते हैं ये प्रश्न का हल दो या प्रश्न का उत्तर दो, प्रश्न का समाधान नहीं होगा। ठीक है, तो प्रश्न का हल या प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। चित्र का अंकन करना। ठीक है, चित्र बनाया नहीं जाता, चित्र अंकित किया जाता है। कविता की रचना करना, कविता बनाई नहीं जाती, कविता रची जाएगी। ठीक है, कविता की रचना होगी। भवन का निर्माण करना, भवन की रचना नहीं होगी, भवन का निर्माण होगा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी संज्ञाएं जो हैं वो आपके सामने आएंगी यहाँ पर, जिनके साथ क्रियाओं का प्रयोग हमें सावधानी से करना है। आगे दिया है, ये अब उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ भवन की रचना की जा रही है, तो इसमें क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, भवन की रचना नहीं, भवन का, यहाँ लिख लो, भवन का निर्माण, भवन का निर्माण किया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। मुझे कल तक इस समस्या का हल चाहिए, तो मुझे कल तक इस समस्या का हल नहीं, समाधान। क्या होगा, समाधान। मुझे कल तक इस समस्या का समाधान चाहिए। उसी तरह से आप अपनी बात का स्पष्टीकरण करो, स्पष्टीकरण करना नहीं है, स्पष्टीकरण दो। ठीक है, आप अपनी बात का स्पष्टीकरण दो। कवि ने एक कविता लिखी, लिखी नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। कवि ने एक कविता रची, क्या आ जाएगा, रची। इस तरह से तो सही कर लो इनको, सबको लिख लो। ध्यान देना है हमें। इस तरह से हमारी क्लास में जैसे पीडीएफ पहले देते हैं मैम, उसे ही पीडीएफ दीजिए उसी तरह से। चलो आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, जैसे पहले दे रहे थे उसी तरह से करूंगी। अगर उसमें ऐसा लिखना होगा तो, है ना, अगर लिखना नहीं होगा तो इसी तरह की पीडीएफ में काम आ जाएगी आपके। तो जब लिखने वाली बात आएगी तो वहाँ पर ना, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको आपके लिख के आप लोगों के लिए बाद में डलवा दूंगी। अभी आप लिख लो रफ कॉपी पे समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका
अगला पॉइंट, अव्यय या अभिकारी संबंधित सावधानी। अव्यय या अभिकारी संबंधित सावधानी में हम देखेंगे, प्रश्न दिया है हमारा 23, निषेधवाचक अभिकारी शब्द नहीं, न, मत आदि प्राय क्रिया के पहले आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिया है। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये जो शब्द हैं निषेधवाचक जो शब्द दिए हैं, नहीं, न, मत, ऐसे जो हैं वो क्रिया के पहले लगते हैं। ठीक, क्रिया से पहले। जैसे मैं नहीं जाऊँगा, क्रिया है जाऊँगा, तो उससे पहले लगा है नहीं। तुम वहाँ मत बैठो, तो बैठो ये क्रिया है, तो उससे पहले लगा है मत। ठीक है, तुम वहाँ मत बैठो। जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम मत जाना, तो जाना से पहले यहाँ पर मत आया है और आऊँ से पहले नहीं आया है। तो हमें पता चलता है कि नहीं, न, मत, ये सारे शब्द क्रिया से ठीक पहले ही लगेंगे। अगर ये कहीं अब उससे पहले आ रहे हैं तो इसका मतलब वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ दिए हैं हम। अगला पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 24, दिया है किसी वाक्य में भी, ही, भर, तो, भी, ही, भर, तो, ये क्या है, ये हमारे निपात शब्द हैं। ये क्या है, निपात शब्द। और निपात शब्द का प्रयोग हम किस पे करते हैं, किसी पे बल डालने के लिए करते हैं। तो आगे कह रहा है आदि उन्हीं शब्दों के बाद आते हैं जिन पर बल देना होता है। यानी ये उन शब्दों के बाद लिखे जाते हैं जिस शब्द पर हम बल दे रहे हैं। और अगर हम इसे आगे पीछे भी कर देंगे तो शब्द पे ये अपने आप ही बल जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो कैसे, देखो दिया है यहाँ पर, उदाहरण आपके सामने समझाया गया है। मैं ही बाजार गया था। अब ये ही हमने मैं के बाद लगाया तो मैं ही पे वजन चला गया। ठीक है, जो बल है वो किस पे चला गया, मैं पे चला गया, कि मैं ही बाजार गया था, कोई और नहीं। लेकिन अगर हमने इस ही को बदल कर यहाँ से बाजार के आगे रख दिया तो मैं बाजार ही गया था, तो इस ही ने अब किस पे बल डाल दिया, बाजार पे बल डाल दिया, कि मैं बाजार ही गया था, कहीं और नहीं गया। अब इसी तरह से मैं आम भी खाऊंगा, तो ये भी जो है ये किस पे बल डाल रहा है, आम पे, कि मैं कुछ और भी खा रहा हूँ लेकिन आम भी खाऊंगा। अब इसी को अगर हम बदल दें, इसमें हमने भी को कहाँ कर दिया, म के आगे कर दिया, तो अब ये इसने किस पे बल डाला, म पे, यानी मैं भी आम खाऊंगा। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं भी आम खाऊंगा, यानी और भी खा रहे हैं तो मैं भी खाऊंगा यहाँ पर। तो इस तरह से यानी शब्द बदल जाता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब इन शब्दों का हमें प्रयोग करना है तो हमें ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम किस शब्द पर बल डाल रहे हैं। तो जिस शब्द पर हम बल डाल रहे हैं तो हम उसी शब्द को यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे। ठीक है, उसी शब्द को हम यहाँ लिखेंगे, तब हम उस पर बल डालते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा शब्दों का प्रयोग। अगला पॉइंट है शब्दों का प्रयोग उनकी प्रवृत्ति के अनुसार। अब कैसे, उनकी प्रवृत्ति के अनुसार हम देखेंगे कि शब्दों का प्रयोग किस तरह से हो रहा है। जैसी उनकी प्रकृति होती है उसके अनुसार हम उनका प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है, पहला पॉइंट है प्रश्नवाचक शब्द उसी के पहले होना चाहिए जिस विषय के लिए प्रश्न किया गया है। यानी कह रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द उसके ही पहले होना चाहिए जिस विषय के लिए प्रश्न किया गया है। जैसे तुम्हारे घर कौन व्यक्ति आया है, दूसरा राजू बाजार से कब वापस आया है। तो जैसे हमने कहा तुम्हारे घर कौन व्यक्ति, तो हम व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति आया है। ठीक है, तो इसलिए हमने कौन शब्द जो प्रश्न लगाया है वो किससे पहले लगाया, व्यक्ति से पहले। राजू बाजार से कब वापस आया है, तो हम जानना चाहते हैं उसका समय, वापस आने का समय जानना चाहते हैं, इसलिए हमने इससे पहले इसको लगाया। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हम तब कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं उससे पहले जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। आगे आता है हमारा अगला पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 26। पॉइंट नंबर 26 कहता है यदि पूरा वाक्य प्रश्नवाचक हो, ठीक है, पूरा वाक्य प्रश्नवाचक हो, तो ऐसे शब्दों को वाक्य के आरंभ में रखना चाहिए। यदि पूरा का पूरा वाक्य प्रश्नवाचक हमारा लग रहा है तो उससे पहले हम शब्दों को उससे पहले रखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या तुम पढ़ रहे हो, हमने ये वाक्य लिया तुम पढ़ रहे हो,
यानी इस पूरे के पूरे वाक्य में ही प्रश्न है, तो उससे पहले हमने क्या लगाया, यानी वाक्य से पहले। ऐसे क्या वह सो रहा है, तो वह सो रहा है, तो यहाँ पर जो ये क्या है हमारा, इससे पहले हमने लगाया पूरा का पूरा वाक्य, हमारा प्रश्नवाचक बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो हम ये नियम पढ़ रहे हैं, वाक्य शुद्धिकरण सीखने के लिए हम इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम इनको अच्छी तरह से समझ पाएं। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 27। पॉइंट नंबर 27 कहता है कि प्रश्न शब्द के साथ करना क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, पूछना क्रिया का नहीं। तो यहाँ पे कहा है जैसे कि शिक्षक ने छात्रों से, ये क्या है, छात्रों से, इसे सही से लिखिए, छात्रें दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसमें। छात्रों से प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रश्न किया। क्या होगा, प्रश्न किया। इसको लिख लीजिए यहाँ पर, शिक्षक ने छात्रों से प्रश्न किया, पूछा नहीं आएगा। अगर हम पूछा शब्द लगाना चाहते हैं तो फिर प्रश्न नहीं लगाएंगे, फिर कैसे लगाएंगे, छात्रों ने, शिक्षक ने छात्रों से पूछा। ठीक है, सिर्फ इतना आ जाएगा। तो पूछा और प्रश्न करना, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अर्थ है। ठीक है, तो इसलिए दोनों एक साथ नहीं आते, अलग अलग आते हैं, हमें याद रखना है। ये इस तरह से हमारी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ जाता है, ये आपको याद रखना है। बेटा मैं फिर से बोल रही हूँ कि जिसकी भी क्लास रुक रुक के चल रही है या जैसा आ रहा है, ये पीछे से ही कोई दिक्कत आ रही है, या तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, कोई क्लास नहीं रुक रही है, क्लास तो मेरे सामने भी चल रही है, तो क्लास में कोई रुकावट नहीं आ रही है। जिसको भी ये रुकावट लग रही है कि क्लास रुक रुक के चल रही है, तो आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, आपका नेटवर्क जो है वो स्लो चल रहा होगा या बीच बीच में ब्रेक ले रहा होगा नेटवर्क, इस वजह से क्लास जो है वो रुक रुक के आपको लग रही है। ठीक है, अगर मान लो कि इस समय क्लास में दिक्कत आ रही है तो फिर आप अभी छोड़ सकते हो क्लास को, बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है, जब सारी क्लास आपके पास आ जाएगी है तो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, तब आप पढ़ सकते हो। तो क्लास में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास तो सीधे चल रही है। ठीक है, जिन्हें भी प्रॉब्लम आ रही है ये उनको आ रही है, जिनके इस तरह की। मैंने अभी ही ज्वाइन किया है। देखो बेटा, जिन्होंने पहले दिन क्लास शुरू करी है उन सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि लाइव क्लास करने का मतलब क्या होता है। लाइव क्लास करने का मतलब होता है या तो आप तभी आ जाओ जब बैच आपका शुरू हुआ है शुरुआत से ही, और अगर आप बीच में आते हो किसी भी क्लास के अंदर, जैसे मान लो अभी हम पढ़ रहे हैं और आप बीच में आए हो, तो ऐसी स्थिति में आप लाइव क्लास देखना शुरू मत करो जब तक कि आप पीछे जितनी क्लासेस गुजर गई हैं उन क्लासेस को आप नहीं पढ़ते। तो आप पहले उन क्लासेस को पढ़िए जो आपने नहीं पढ़ी हैं, तब आपको समझ में आएगी कहानी। नहीं तो ये बिल्कुल सीरियल की तरह होता है। जैसे आप सीरियल देखते हैं ना, मान लो अगर आपने एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा और आपने एपिसोड 6 से देखना शुरू किया है, तो आपको कहानी कुछ कुछ समझ में तो आएगी, लेकिन कुछ कुछ सस्पेंस आपके दिमाग में पड़ा रहेगा। फिर आपके दिमाग में ये रहेगा, सवाल करेंगे ये कौन है, वो कौन है, ये क्या है, वो क्या है, और ये सारी, और आपको पता है कि पहले एपिसोड में वो चीज़ बता दी जा चुकी है। तो इसीलिए पहले एपिसोड देख के आओ, यानी पहली क्लासेस देख के आओ, उसके बाद ये क्लास देखना शुरू करना, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी जो रामायण है वो कहाँ चल रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 28। पॉइंट नंबर 28 कह रहा है वाक्य में सार्थक पदों का प्रयोग होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि वाक्य के अंदर सार्थक पदों का प्रयोग होना चाहिए। सार्थक मतलब जो बात आप कह रहे हो उन्हीं शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ये नहीं कि आप कह तो कुछ और रहे हो और शब्द कुछ और प्रयोग कर रहे हो। तो जैसे दिया है संजू यहाँ बेफालतू बैठा है, तो इसका मतलब यानी संजू कैसे बैठा है, संजू बेकार में बैठा है। तो हम ऐसा तो नहीं कह रहे यहाँ पर कि संजू मतलब बेफालतू का अर्थ क्या हो गया, यानी काम से, यानी व्यर्थ से नहीं बैठा। लेकिन हम यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि संजू जो है वो व्यर्थ बैठा है, लेकिन बेफालतू का अर्थ तो क्या हो गया, जो फालतू नहीं है। ठीक है, तो यानी हमें इसे क्या करना होगा, इसका मतलब ये गलत है।
तो कैसे होगा, फालतू। हम क्या लिखेंगे, फालतू लिखेंगे कि संजू यहाँ फालतू बैठा है। अब अगर इससे पहले हमने ये बे लगा दिया तो इस बे का मतलब हो जाता है नहीं, तो फिर क्या अर्थ हो जाएगा, फिर अर्थ तो क्या हो जाएगा, फालतू नहीं। तो संजू यहाँ फालतू नहीं बैठा है, तो फिर कह क्यों रहे हो जब संजू काम से बैठा है ना। तो हम कह इसलिए रहे हैं क्योंकि संजू जो है वो फालतू बैठा है, उसका कोई काम नहीं है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, फालतू शब्द का। तो सार्थक पदों का प्रयोग करते हैं हम वाक्य बनाते समय, जो हमें अर्थ लेना है वही अर्थ देने वाला शब्द हम प्रयोग करते हैं वाक्य के अंदर। ठीक है, आगे आता है प्रश्न संख्या 29 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि वाक्य में एक भाव के लिए एक शब्द होना चाहिए। ये कह रहा है कि कोई भी वाक्य जैसे हमारा आता है तो उसमें एक भाव के लिए एक शब्द होना चाहिए। चलो देखते हैं किस तरह से। प्रश्न दिया है इसने, वह घर वापस लौट आया है। क्या लिखा है यहाँ पर कि वह घर वापस लौट आया है। अब ये वाक्य है, वाक्य प्रयोग हमारा किया गया। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें गलती क्या हुई है। गलती ये हुई है कि वापस और लौट जो शब्द यहाँ पर दोनों हमारे दिए हुए हैं, ये दोनों ही शब्द जो हैं यहाँ पर क्या हैं, ये गलत है। मतलब दोनों का प्रयोग यहाँ पे गलत है। दोनों में से किसी एक का प्रयोग हम करेंगे, वह घर वापस आया है, ठीक है, या फिर वह घर लौट आया है। दोनों शब्दों का प्रयोग यहाँ पर निरर्थक है, यानी दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक भाव के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए, एक से अधिक शब्दों का प्रयोग न किया जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 30। पॉइंट नंबर 30 कह रहा है कि संपादक, ग्रंथकार, किसी सभा का प्रतिनिधि और बड़े अधिकारी, ठीक है, बड़े अधिकारी अपने लिए हम का प्रयोग करते हैं, न कि मैं का। अब इसने क्या कहा है, इस बात को समझ लो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, मैं कूदूंगा। इस तरह का शब्दों का प्रयोग हम करते हैं अपने लिए मैं का। ठीक है, हर कोई व्यक्ति अपने स्वयं के लिए मैं का प्रयोग करता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिया है कि ये लोग अपने लिए मैं का प्रयोग नहीं करते हैं। ये किसका करते हैं, हम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों है, मैं का हम क्या है, जैसे हम देखें मैं शब्द है, इसका हम बहुवचन होता है। ये हम क्या होता है, बहुवचन होता है। तो ये बहुवचन शब्द का प्रयोग कब कर रहे हैं हम, हमें ये जानना होगा, ये समझना होगा। तो यहाँ कह रहा है कि संपादक हम का प्रयोग करता है, ग्रंथकार करता है। तो संपादक क्यों करता है हमें समझना है। संपादक इसलिए करता है क्योंकि कोई भी न्यूज़ जब लिखी जाती है तो उसे अकेला संपादक ही नहीं लिखता है, और बहुत सारी टीम जो है उसके साथ सम्मिलित होती है। तो उन सब की ओर से वो एक शब्द लेता है हम। ठीक है, क्योंकि हम बहुवचन हैं तो हम कहते ही इसमें केवल संपादक नहीं, संपादक की पूरी टीम जो है वो जिम्मेदार होती है। ठीक है, उसी तरह से ग्रंथकार की बात करते हैं तो ग्रंथकार अपने लिए मैं का प्रयोग इसलिए नहीं करता क्योंकि ग्रंथकार जब किसी भी ग्रंथ को लिखता है, किसी भी किताब को, किसी भी पुस्तक को जब लिखता है तो वह पाठक और स्वयं यानी लेखक को ध्यान में रखकर लिखता है। और जब वो दोनों को ध्यान में रखता है तो यहाँ पे दो हो जाते हैं, और दो होते ही क्या प्रयोग करते हैं हम, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ग्रंथकार है वो स्वयं के लिए हम का प्रयोग करेगा क्योंकि उस हम में वो लिखने वाला और जो उसकी किताब को पढ़ेगा, पढ़ने वाला, दोनों शामिल होंगे, तभी एक किताब जो है वो एक अच्छी प्रभावपूर्ण किताब बनती है। अगर लेखक उसमें मैं करता रहे कि मैं ये चाहता हूँ, मैंने ये किया, मैं यहाँ पे हूँ, अब ये सारी चीज़ें, तो जो पाठक है वो उससे जुड़ नहीं पाता, इसलिए हम का प्रयोग करते हैं ये भी। ठीक है, और उसी तरह किसी सभा का प्रतिनिधि,
अब कोई सभा है, मान लो उसमें 3 लोग हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, तो उन सबका एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। जो अध्यक्ष होता है उसे प्रतिनिधि कहते हैं, ठीक है। अब जब मान लो कि सभा किसी नतीजे पर पहुंची और वो जब सबको बताने लगता है कि तो अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, तो फिर अंत में वो क्या कहता है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं या हमने ये निर्णय लिया है। वो ये नहीं कहता कि मैंने ये निर्णय लिया है। अगर मैंने कहेगा तो उसमें क्या झलकेगा कि उसका खुद का विचार है बस, और लोगों की तो उसमें कोई उसने विचार लिए ही नहीं है। तो इसलिए वो हम कहता है कि हम सब मिलकर इस पर नतीजे पर पहुंचे हैं। तो इसीलिए किसी सभा का प्रतिनिधि भी क्या करता है, हम शब्द का प्रयोग करता है कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट करते समय, कोई भी सूचना देते समय। बड़े अधिकारी, अब जो बड़े अधिकारी होते हैं, जब ये किसी भी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आते हैं या फिर किन्हीं जनता को संबोधित कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये मैं का प्रयोग नहीं करते, हम का प्रयोग करते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं, तो इसलिए क्योंकि केवल वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं है उन सब चीज़ों के लिए, उसकी पूरी टीम, उसका पूरा प्रशासन उसके पीछे जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो हम का प्रयोग करके चलते हैं। तो इसीलिए हम का प्रयोग हम यहाँ होता है। अब इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति हम का प्रयोग कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि बिहार की तरफ जाते हैं, इलाहाबाद की तरफ जाते हैं, तो वहाँ के लोग स्वयं के लिए हम ये कह रहे थे, हम जाएंगे, हम वहाँ खाएंगे, वो इस तरह से बोलता है, वो अकेला ही कर रहा होता है। तो वो भी गलत है। जब आप अकेले हो तो अकेले के लिए हम का प्रयोग करना गलत हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम आप भी बोलती हो कि हम ये पढ़ रहे हैं या हम ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आप गलत बोल रही हो। तो ध्यान देना कि जब मैं आप लोगों से ये बात बोल रही हूँ कि अब हम ये पढ़ रहे हैं, फिर हम ये पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे मतलब क्या है, उसमें मैं और आप दोनों शामिल हैं, तो हम बहुवचन हो जाते हैं। तो इसलिए हम का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि इसलिए हम का मतलब मैं और आप, हम दोनों, ठीक है। तो इस तरह से हम का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं और हम का प्रयोग हम कब कहाँ कैसे करते हैं। और आप में से जो भी लोग, जैसे मान लो कि अगर बिहार साइड के हैं या फिर आप हरियाणा की तरफ के हैं, तो खड़ी बोली से थोड़ा सा दूर हैं, तो बहुत जो खड़ी बोली से दूर होते हैं वो उन लोगों के साथ ये थोड़ी समस्या होती है, समझ नहीं पाते हैं। तो क्योंकि आप मानक हिंदी बोल रहे हो, मानक हिंदी को पढ़ रहे हो, तो मानक हिंदी बोलने के लिए आपको इन शब्दों का प्रयोग सीखना पड़ेगा, ठीक है। यही आपकी शुद्ध हिंदी का हिस्सा होती है। जब आप कहते हैं कि हम शुद्ध हिंदी बोलना चाहते हैं, तो शुद्ध हिंदी आप तब बोल पाएंगे जब आप उसके मानक शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि हम मैं का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए करते हैं और हम का प्रयोग इन सब लोगों के लिए। तो जैसे देखो, संपादक अगर कोई संबोधित करता है कि हमने पिछले अंक में जनसंख्या वृद्धि पर चर्चा की थी, तो इसने हमने का प्रयोग किया, ये नहीं बोला कि मैंने, ठीक है, कि मैंने पिछले अंक में, नहीं, हमने, ठीक है। इसी तरह से ग्रंथकार जो है वो हम इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हैं, तो फिर यहाँ पे हम मतलब लेखक और पाठक दोनों को लेके कहा है। अधिकारी कह रहे हैं हम अपने राज्य की जनता की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे, तो इन्होंने हम का प्रयोग किया। हम ये नहीं कहा कि मैं अपने राज्य की जनता का पूरा सुरक्षा का ध्यान रखूंगा, क्योंकि वो अकेला कर ही नहीं सकता, वो क्या करेगा, पूरी टीम के साथ। तो टीम के लिए हम शब्द का प्रयोग करना आवश्यक होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 32। पॉइंट नंबर 32 हमें बताता है कि आदरणीय व्यक्तियों एवं महापुरुषों के लिए क्रिया का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। यहाँ कह रहा है कि आदरणीय व्यक्तियों एवं महापुरुषों के लिए जो हमारी क्रिया है वो बहुवचन में प्रयोग होगी। जैसे हाँ, आदरणीय व्यक्ति में कौन आते हैं, आपको ये समझना है। तो आदरणीय व्यक्ति में आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारी उम्र से जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सब हमारे लिए आदरणीय व्यक्तियों में आएंगे। हमारे घर परिवार के जैसे दादाजी या चाचा जी, मामा जी,
पिताजी, बड़े भैया, ये सब, बड़ी बहन, ये सब हमारे लिए क्या होंगे, हमसे बड़े हैं उम्र में तो हमारे लिए आदरणीय होंगे। ठीक है, और उसके बाद आते हैं, और आदरणीय में हमारे कौन से व्यक्ति आ जाते हैं, जैसे जो उच्च पदों पर आसीन होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश कोई से भी हों, जज, ठीक है, आईएएस पीसीएस की पोस्ट पर बैठे हुए लोग जो होते हैं, जिला अधिकारी वगैरह, ये सब, तो जो पोस्ट पे, ऊंची पोस्ट पर होते हैं, वो सब के सब हमारे लिए क्या होते हैं, आदरणीय होते हैं। तो हम उनके साथ बोलते समय बहुवचन का प्रयोग करेंगे क्रिया में। और साथ ही साथ महापुरुष, महापुरुष का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ किया हो, तो वो हमारे महापुरुष में आते हैं। जैसे हम भगत सिंह के बारे में बात करते हैं, सुभाष चंद्र के बारे में बात करते हैं, या हम बात करते हैं जैसे महात्मा गांधी हैं, या जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो सब हमारे महापुरुष में आ जाते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ठीक है, त्यात्या टोपे, या इतने जितने भी हम जो पुराने हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, तो उन सब के लिए वो सब हमारे किस में आते हैं, महापुरुषों में आते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी कुछ फेमस लोग भी होते हैं, जैसे अगर आज के समय में हम कहें, जैसे कुमार विश्वास हैं, या एक बहुत अच्छे बड़े कवि हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या हो गए, आदरणीय हो गए। जैसे हम कहें एपीजे अब्दुल कलाम हैं, तो हमारे लिए क्या हैं, वो एक बहुत बड़े, मतलब उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। जैसे अटल जी हो गए, तो भले ही ये किसी पद पर नहीं हैं अब, या इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो क्या है, आदरणीय है। तो ऐसे लोगों के लिए जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं या इनका संबोधन करते हैं, तो हम सदैव किस में करते हैं, बहुवचन में करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे वाक्य हमारे पास दिया है यहाँ पर कि मेरे पिताजी कल आएंगे, तो मेरे पिताजी, मेरे बहुवचन आया है, तो हमने इसलिए बहुवचन का, और न केवल क्रिया ही, ठीक है, केवल क्रिया ही नहीं, इसके साथ अगर हमारा सर्वनाम प्रयोग हो रहा है या विशेषण प्रयोग हो रहा है, तो वह भी उसी वचन में आएगा। पिताजी आएंगे, तो हमने बोला है यहाँ पर, हम ये नहीं कहें कि मेरा पिताजी आएगा, है तो पिताजी एक ही, लेकिन फिर भी हमने बहुवचन का प्रयोग किया, क्योंकि पिताजी हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। इसलिए स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, अब हमने गए थे का प्रयोग किया, जबकि स्वामी विवेकानंद तो एक ही हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि स्वामी विवेकानंद शिकागो गया था, तो ऐसे कहना क्या हो जाएगा, अभद्रता, अश्लीलता में आता है। और हमारी हिंदी जो है वो बहुत ज़्यादा सभ्य भाषा है, वो अभद्रता नहीं करती, उसने दायरे बनाए हुए हैं हर किसी के साथ। तो इसीलिए अब वाक्य में अगर ऐसा कभी लिखा आ गया, मान लो कि स्वामी विवेकानंद शिकागो गया था और ऐसा ही आ गया वाक्य शुद्धिकरण के लिए, तो वो क्या हो गया, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आदरणीय व्यक्तियों के लिए क्रिया का प्रयोग बहुवचन में कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। या जैसे हमने कहा कि भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए फांसी चढ़ गए, तो हम फांसी चढ़ गया अगर ऐसे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फांसी चढ़ गए। तो क्योंकि बहुवचन में रख रहे हैं, हम उनको आदर दे रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो ये हमारे वाक्य प्रयोग होंगे, ये ध्यान देना है। सभी तरह के आएंगे, तो अब जब आप पढ़ेंगे इस तरह से तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक, अब आगे आता है पॉइंट नंबर 33 दिया हुआ है हमारा। पॉइंट नंबर 33 कहता है कि वाक्य का प्रसंग समाज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर हमारे पास वाक्य दिए हुए हैं, ये वाक्य यानी जैसे अभी तक हम करते आए कि वाक्य शुद्ध है, वाक्य का क्रम और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते आए कि किस प्रकार से होना चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो वाक्य हमारे दिए हैं उनमें हमें ध्यान रखना है कि उसका जो प्रसंग का मतलब क्या हो गया, घटना, उसमें जो जिक्र किया गया, जो बात कही गई है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो वो प्रसंग है वो समाज, इतिहास, भूगोल और विज्ञान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी इन दृष्टिकोण से भी वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अब जैसे हम देखेंगे, सबसे पहला वाक्य दिया है, देश में फैली सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। तो ये वाक्य दिया है, आप देखेंगे कि इस वाक्य में हमारा क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिया है एकमात्र कारण, तो एकमात्र कारण कहना हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मात्र शब्द को हटा देंगे, एक
कारण अज्ञानता है, क्योंकि ये अगर हमने कहा एकमात्र कारण अज्ञानता है किसके लिए, सामाजिक कुरीतियों के लिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि सामाजिक कुरीतियां तो बहुत सारी हैं। अगर हम बात करें दहेज प्रथा की, तो दहेज प्रथा क्या है, सामाजिक कुरीतियां तो है ही, लेकिन दहेज प्रथा तो आधुनिक समय में पढ़े लिखे लोगों के बीच में ही है। जो गरीब लोग हैं वो तो दहेज के बारे में सोचते ही नहीं है। अगर सही मायने में आप देखेंगे तो जो गरीब लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं, अच्छे घर को संभालने वाली, मतलब घर को संभालने वाली एक अच्छी लड़की मिल जाए, वो ये सोचते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सोचते हैं ना, इतने दिन में जो सरकारी नौकरी जो ली है, इतनी मेहनत करके सारा पैसा निकलना चाहिए, तो उसमें आते तो वो कौन कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहें कि एकमात्र कारण अज्ञानता है, तो नहीं, अज्ञानी नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी करते, तो इसलिए ये जो मात्र है ये कट जाएगा। एक कारण अज्ञानता है। हाँ, बहुत सारी कुरीतियां ऐसी हैं जो अज्ञानता के कारण फैली हुई हैं, जिनमें हम कह सकते हैं टोने टोटके या जैसे भूत प्रेत, इस तरह की चीजें जो होती हैं, तो उन्हें अनपढ़ लोग जो अज्ञानी हैं वही लोग इन सब चीजों के पीछे भागते हैं, तो वो एक हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, आगे आता है कि जैसे कर्ण द्वारका के राजा थे, तो यहाँ पर दिया है, तो हमें पता है इतिहास के दृष्टिकोण से जो कर्ण है वो द्वारका के राजा नहीं हैं। तो द्वारका के राजा कौन है, तो वो कर्ण नहीं है, फिर वो कौन है, कृष्ण। ठीक है, तो कृष्ण द्वारका के राजा थे। तो हमें ये पता चल जाता है कि कर्ण द्वारका के राजा नहीं हैं, कृष्ण द्वारका के राजा हैं। तो ये हमारा वाक्य इस तरह से हम सही करेंगे। तो हमें ये ध्यान रहे कि इतिहास के अनुसार भी हमें इस पर ध्यान देना होता है। ठीक है, अब मान लो कि जैसे विज्ञान के आधार पर देखें, अगर हमने कहा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वाक्य में कर्ता जहाँ होना चाहिए, क्रिया जहाँ होनी चाहिए और बाकी जो चीज़ें होनी चाहिए जहाँ, वो वहीं पे रखी हैं, लेकिन फिर भी वाक्य गलत हो गया। अब गलत क्यों है, क्योंकि विज्ञान के आधार पर गलत है। विज्ञान बताती है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, तो फिर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो वाक्य सही कैसे बनेगा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो ये वाक्य हमारा सही बनेगा। तो विज्ञान ने हमें बताया, ये चीज़ विज्ञान के अनुसार सही हो पाई। तो इस तरह से हमें इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए वाक्य शुद्धिकरण जब हम करेंगे तब, उस दौरान। आगे आता है वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए। ये कह रहा है कि वाक्य के अंदर विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया जाना चाहिए। किस तरह से, अब देखेंगे। पहला वाक्य दिया है, संजय ने राहुल से कहा मैं कल स्कूल नहीं गया था। तो अब देखो यहाँ पे संजय ने राहुल से कहा, अब ये क्या है, ये प्रत्यक्ष वाक्य है हमारा, प्रत्यक्ष डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो प्रत्यक्ष वाक्य है, तो इसमें यहाँ पर हमारा उद्धरण चिन्ह होना चाहिए था यहाँ पर। तो संजय ने राहुल से कहा मैं कल स्कूल नहीं गया था। तो प्रत्यक्ष कथन हमारा जब सामने दिया है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे, तो सही इसमें लगाएंगे, गलती हुई। दीपक सफलता पाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। तो देखो रात दिन के बीच में जो ये हमारा अल्पविराम लगा है ये गलत है। क्या लगना चाहिए, योजक चिन्ह लगना चाहिए। रात दिन मेहनत कर रहा है, तो योजक चिन्ह हमारा लगेगा, तो वो सही होगा। ये हमें ध्यान देना है। अब आगे दिया है, संजू आज ऑफिस नहीं आएगा क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत खराब है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह जो दिया हुआ है ये गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ अल्पविराम आना चाहिए कि संजू आज ऑफिस नहीं आएगा, अल्पविराम, क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत खराब है। तो हम यहाँ पे विराम चिन्ह के बारे में भी देखते हैं, यानी विराम चिन्ह को देखते हुए हम इसे करते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलो अब इसके बाद तो हमें विराम चिन्हों पर भी ध्यान देना होगा। अब इसके बाद आता है पद क्रम संबंधित सावधानी। पदों का क्रम आपको यहाँ पर समझना होगा कि वाक्य में पदों का क्रम किस तरह से होता है। तो अब देखो,
पदक्रम का जिस प्रकार से, अब इसको इस तरह से समझना आप लोग, जैसे आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हो, ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में जब आप सेंटेंस पढ़ते हो तो सबसे पहले आपके सामने क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और फिर उसके बाद अदर वर्ड होता है। इस तरह से आप इनके क्रम में पढ़ते हो, ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब लगाते हो। इस तरह से ये आप अंग्रेजी भाषा का एक जो सेंटेंस बना रहे हो तो उसको उसमें एक क्रम पढ़ते हो। तो ऐसे ही आपकी हिंदी भाषा का भी क्रम होता है। तो आप ये सोचते होंगे कि हम ऐसे ही लगाते जाते हैं, ऐसे अंदाजे से नहीं लगाते, हिंदी भाषा में भी एक क्रम होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे, अगर मान लो हिंदी भाषा में केवल क्रिया और कर्ता आया हो तो सबसे पहले वाक्य का कर्ता होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी क्या होती है, क्रिया होती है, और क्रिया के बाद पूर्ण विराम लग जाता है, वाक्य पूरा। अब मान लो वाक्य में कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है, तो हमारे वाक्य में सबसे पहले कर्ता आएगा वाक्य में, फिर उसके बाद उसका कर्म आएगा, और फिर कर्म के बाद क्या लगेगा, क्रिया, फिर क्रिया आ जाएगी, फिर हमारा ये वाक्य आ जाएगा। अब मान लो अगर हमारे वाक्य में यहाँ पर अधिकरण आ जाए, स्थान को बताने वाला आ जाए, तो फिर उसका क्रम क्या रहता है, कर्ता लगता है वाक्य के अंदर, फिर अधिकरण आता है वाक्य के अंदर, फिर उसके बाद अब कर्म दिया है तो फिर कर्म आ रहा है, फिर उसके बाद क्रिया है, ठीक है। अब मान लो अगर 2 कर्म दिए हैं तो इस कर्म के स्थान पर यहाँ गौण कर्म आएगा पहले, और फिर उसके बाद मुख्य कर्म होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मुख्य कर्म होगा। तो इस तरह से ये लगेगा। तो ये क्रम हमें जानना है कि हमारे वाक्यों का क्रम किस तरह से होता है, तब हम इसे कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पर यही दिया हुआ है, क्रम बता के दिया है। जैसे पहला पॉइंट दिया है कि वाक्यों में पद का एक निश्चित क्रम होता है जो निम्न प्रकार है, जो आपको बताया है कि कर्ता होगा सबसे पहले वाक्य के अंदर, ठीक है, फिर अधिकरण होगा, ठीक, जो इस स्थान को बताएगा। अब जो आपके कारक चिन्ह जो आपने पढ़े ना, वो कारक चिन्ह यहाँ पे आएंगे आपके। उसके बाद अपादान होगा, ठीक है, फिर संप्रदान होगा, फिर करण होगा, फिर उसके बाद कर्म होगा, और फिर क्रिया। तो आपको इस तरह से समझना है। अब इसमें आपके सामने बच क्या गया, अगर हम यहाँ देखें तो आपके सामने बच गया संबंध कारक, ठीक है, और दूसरा बच गया संबोधन। तो संबोधन का प्रयोग कहाँ होता है, तो संबोधन का प्रयोग हमेशा होता है वाक्य की शुरुआत में। कहाँ होता है, वाक्य की शुरुआत में। कोई भी वाक्य होगा, जैसे हमने कहा अरे बच्चों बिजली के तार से दूर रहो, तो अरे बच्चों संबोधन हो गया, तो सबसे पहले शुरू आ गया वाक्य के अंदर, ठीक है। तो संबोधन तो होता है वाक्य की शुरुआत में। अब संबंध, संबंध कारक कहाँ होता है, तो संबंध वहाँ होता है जहाँ उसका संबंधी होता है, अर्थात जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। उसका एक निश्चित क्रम नहीं है, वो चाहे तो कर्ता से पहले भी लगा होगा, चाहे तो अधिकरण से पहले हो, चाहे तो अपादान से पहले, चाहे तो संप्रदान से पहले, चाहे तो करण से पहले, चाहे तो कर्म से पहले, चाहे तो क्रिया से पहले भी हो सकता है। तो वो निर्भर करता है वाक्य की प्रकृति पर। तो और फिर हमको ये कैसे पता चलेगा कि संबंध कारक हमारा क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना संबंध कारक के तुरंत बाद का, की, के होता है। तो ये का, की, के जिसके साथ भी लगा होता है तो वही ये संबंध कारक आ जाता है। संबंध कारक के तुरंत बाद का, की, के। तो इस तरह से आप पहचान कर पाएंगे कि अच्छा ये हमारा क्या है, संबंध कारक है, ठीक है। तो इसका प्रयोग जब भी हम करेंगे, जैसे मान लो वाक्य हमने लिखा कि सुरेश सुबह में पार्क में टहलने जाता है, तो वाक्य में हम देखेंगे टहलने कौन जाता है, सुरेश। तो वाक्य का कर्ता कौन हो गया, सुरेश, तो पहले आया है। अब वाक्य की क्रिया क्या है, टहलने जाना, ये वाक्य की क्रिया अंत में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे पता चलता है कहाँ जाता है और कब जाता है। तो कहाँ और कब किसको दिखा रहा है, अधिकरण को दिखा रहा है। तो क्रिया है, कर्ता है, और बीच में केवल अधिकरण। अब यहाँ पे कब जाता है, सुबह में, कहाँ जाता है, पार्क में, तो अधिकरण को दिखा रहा है, स्थान दिखाया और समय का बोध कराया। तो दोनों हमें ऐसे भी पता चल जाएगा, में कारक चिन्ह लगा है तो इससे पता चल जाएगा अधिकरण है, ठीक है। ऐसे ही अब वाक्य में दिया हुआ है आगे कि अब मान लो कि कहीं पर अगर हमारे 2 एक साथ दे दें,
कालवाचक अधिकरण और स्थानवाचक अधिकरण अगर हमारे लिए हमें दे दिया गया तो क्या होगा, तो कालवाचक अधिकरण जो है वो हमारा शुरुआत में लगता है और स्थानवाचक अधिकरण हमारा बाद में लगता है। ठीक है, कैसे, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ये स्वभाव में है ये हमारा क्या है, कालवाचक अधिकरण है। किसको दिखा रहा है, कालवाचक अधिकरण को। और जो पार्क में है ये किसको दिखा रहा है, स्थानवाचक अधिकरण को। ये किसको दिखा रहा है, स्थानवाचक अधिकरण को। तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि अगर दो अधिकरण आ गए तो उसमें पहले क्या आ जाएगा, कालवाचक, और दूसरा आ जाएगा स्थानवाचक। ठीक है, अब इसी तरह से अगला पॉइंट, जैसे उदाहरण दिया है, मीरा दोपहर में बाजार से सब्जी खरीदने गई थी। तो मीरा वाक्य की कर्ता, दोपहर में अधिकरण, अपादान हो गया बाजार से, क्या खरीदने गई, सब्जी। ठीक है, खरीदने गई, ये हो गई क्रिया। तो इस तरह से हम वाक्य की पहचान कर सकते हैं, क्रम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये आपके वाक्य, और यहाँ पर आपके जो ये वाक्य हैं ये समाप्त हो जाते हैं। जो क्रिया हम पढ़ रहे थे, यानी जो नियम हम इसमें देख रहे थे, जो सारे हमने नियम देखे, तो ये नियम आपके यहाँ पर समाप्त हो गए। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताने वाली हूँ कि आपको एक चीज़ और करनी है। ठीक है, ये सारे नियम तो आपके समाप्त हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, यही नियम है। अब मैं आपको इसका अभ्यास सेट तो कराऊंगी आगे वाली क्लास में, यानी जो सोमवार को क्लास होगी आपकी। अब आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, आपका होमवर्क है आज होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने जो भी पढ़ा है क्लास में, ठीक है मैंने आपको आज तक जितना भी पढ़ाया है इसमें, वो सारी चीज़ आपको ना दोहरा के लानी है। ठीक है, दोहरा के आएंगे। तो अब जब सोमवार को हमारी क्लास होगी तो उस क्लास में मैं आप लोगों को इसका आगे जो रिवीजन, यानी जो वाक्य शुद्धिकरण जो अब आपकी में आती है, हमने जो कुछ भी पढ़ा है इन सबको इम्प्लीमेंट तो करके देखेंगे ना कि किस तरह से हम वाक्यों की पहचान करेंगे। तो वो मैं आप लोगों को सोमवार में कराऊंगी। तो इसलिए आप लोगों ने आज तक जो कुछ भी पढ़ा, संज्ञा से लेके और अब तक का सारा रिवीजन करके आइएगा। एक दिन की छुट्टी आपको मिल रही है, तो उस एक दिन की छुट्टी में आपको सारा रिवीजन करना है। ठीक है, सारे नोट्स एक बार, कुछ नहीं करना, बस जो नोट्स आपके दिए हुए हैं ना, सारे नोट्स को बारी बारी से निकाल के बस एक बार जल्दी से पढ़ लेना। मुश्किल से 1 से 2 घंटे का समय आपका लगेगा। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है रिफ्रेश हो जाएगा, और फिर जब हम वाक्य करेंगे उसमें तो आप आराम से पहचान पाएंगे कि किस तरह से करना है। ठीक है, और आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जब मैं आपको वहाँ पर करवाऊँगी। तो अब हम करते हैं शब्दावली में यहाँ कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में, मैं आपको बता देती हूँ लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के लिए PDF डाल दी है, आपकी जितनी भी वोकेबलरी हो सकती है उसके लिए, है ना, सारी डाल दी हैं। तो विलोम शब्द आज मैं ले लेती हूँ, दूसरा सेट पेपर ले लेते हैं। तो आप लोगों को मेरा इंतज़ार नहीं करना है, पढ़ना शुरू कर दो, सारे वोकेबलरी निकाल लो, जो दिए हैं मैंने प्रिंट दिए हुए हैं। ठीक है, सबको अपने पास रख लो और सबसे पढ़ना शुरू कर दो। ये नहीं सोचना कि मैम क्लास में करवाएंगी तभी हम करेंगे, ऐसे ऐसे मत सोचना। ठीक है, आगे करते रहो। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं दोहराती हूँ, अर्थ बता रही हूँ, जो आपको लगे कि नहीं आता हमको तो लिखते जाना। यहाँ पे पहला शब्द आता है आपका महल। महल का विलोम हो जाएगा झोंपड़ी। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, महल का विलोम झोंपड़ी। आगे दिया है महायोगी। महायोगी का विलोम है महाभोगी। महायोगी मतलब जो इतना योग करता है, मतलब वो पूरे संसार से अपने आप को मुक्त कर चुका है। और महाभोगी मतलब जिसे भगवान से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सांसारिक वस्तुओं में बंधा पड़ा है, महाभोगी है। आगे शब्द है मिट। मिट का विलोम हो जाएगा अमिट। मिट माने जो कभी ना कभी तो मिटेगा, इसका विलोम हो गया अमिट, मतलब जो कभी भी नहीं मिटेगा। आगे शब्द आता है आपका मुक्ति। मुक्ति का विलोम हो जाएगा बंधन। बंधन मतलब बंधा हुआ है किसी में, किसी की गुलामी में, और मुक्ति मतलब मुक्त, आज़ाद।
ठीक है। आगे शब्द आता है मृत्यु। मृत्यु का विलोम हो जाएगा जीवन। मृत्यु मतलब मर जाना, मर जाने की अवस्था कहलाती है मृत्यु, और जीवन मतलब जिंदा रहने की अवस्था ही जीवन कहलाती है। आगे शब्द है रिक्त। रिक्त का विलोम हो जाएगा सिक्त। रिक्त मतलब खाली, जिसमें कुछ भी ना हो, और सिक्त मतलब भरा हुआ, ठीक है। आगे शब्द आता है रुचि। रुचि का विलोम हो जाएगा अरुचि। रुचि मतलब इंटरेस्ट लेना, एक तरह से जब आप कहते हैं ना इंटरेस्ट होना, तो रुचि होना, ठीक है, लगाव कह सकते हो। और इसका विलोम हो जाएगा अरुचि, अलगाव, यानी जिसमें कोई रुचि नहीं है, कोई मन नहीं है इस चीज में। आगे शब्द आता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का विलोम हो जाएगा स्वच्छंदवादी। स्वच्छंदवादी। अब रूढ़िवादी का मतलब होता है जो पीछे एक तरह से परंपराओं से पकड़े हुए जकड़े हुए होते हैं, परंपराओं को अपने साथ, कोई नया विचार नहीं ला सकते, जो जैसे चलता आ रहा है वैसे ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन स्वच्छंदवादी मतलब, स्वच्छंदवादी का मतलब है जो अपनी इच्छाओं पर, अपनी मतलब कहते हैं आवश्यकता के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते रहने वाले लोग स्वच्छंदवादी कहलाते हैं। आगे शब्द आता है विदेशी। विदेशी का विलोम हो जाएगा स्वदेशी। विदेशी मतलब विदेश से मंगाया हुआ या विदेश का, ठीक है, और स्वदेशी मतलब जो स्वदेश का है, अपने देश का है। अगला शब्द है संक। संक से, संक का विलोम हो जाएगा निशंक। संक मतलब शंका से भरा हुआ, निशंक मतलब जो शंका से नहीं भरा हुआ, उसके लिए आता है। शब्द है शक्त। शक्त का विलोम है अशक्त। शक्त का मतलब होता है किसी चीज से दूरी, यानी शक्ति से। अशक्त मतलब उस चीज में लगा जिसमें शक्ति ना हो, ठीक है। आगे शब्द आता है शांत। शांत का विलोम हो जाएगा बिल्कुल चुपचाप, इसका विलोम है अशांत, ठीक है। शांत का अर्थ है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, शांत का अर्थ है चुपचाप, ठीक है, और शांत का विलोम हो जाएगा अशांत, यानी बिल्कुल भी शांति के साथ नहीं। आगे शब्द आता है, अगला शब्द है शीत। शीत कहते हैं ठंड को, या जाड़ा कह सकते हैं, ठंड से युक्त। इसका विलोम हो जाएगा उष्ण। उष्ण मतलब गर्म कह सकते हैं, गर्म। आगे शब्द आता है शुभ। शुभ का विलोम है अशुभ। शुभ माने अच्छा और अशुभ माने बुरा। आगे शब्द है नित्य। नित्य का विलोम है अनित्य। नित्य मतलब हर दिन प्रतिदिन, अनित्य का मतलब हो गया प्रतिदिन नहीं। आगे शब्द है सृष्टि। सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय। सृष्टि मतलब रचना, निर्माण के लिए आया है, और प्रलय मतलब विनाश, ठीक है। आगे शब्द है सर्वदा, और सर्वदा का विलोम हो गया यदा कदा। सर्वदा का विलोम हो गया यदा कदा। सर्वदा का मतलब है हमेशा होने वाला, ठीक है, हमेशा होने वाला। और यदा कदा का मतलब क्या है, कभी कभी होने वाला, कभी कभार होने वाला। आगे शब्द दिया है अनुराग। अनुराग मतलब किसी में लगा हुआ, लीन होना। इसका विलोम हो जाएगा विराग, जो मुक्त हो चुका है, जो किसी में लीन नहीं है। आगे शब्द है अवनी। अवनी मतलब पृथ्वी को कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा अंबर। अंबर मतलब आकाश। आगे शब्द है प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना। इसका विलोम हो जाएगा आधुनिक या अर्वाचीन। आधुनिक या अर्वाचीन, आधुनिक मतलब अर्वाचीन का मतलब आधुनिक हो जाएगा, पता ही है आपको। आगे शब्द है आत्मघात। आत्मघात मतलब खुद को मार देना, ठीक है। आत्मघात का मतलब क्या है, खुद ही को मार देना। इसका विलोम हो जाएगा आत्मरक्षा, खुद की रक्षा करना। आगे शब्द है अल्पायु। अल्पायु का विलोम हो गया दीर्घायु। अल्पायु का मतलब है छोटी उम्र या कम आयु, जिसकी कम आयु हो। इसका विलोम हो जाएगा दीर्घायु। दीर्घायु मतलब जिसकी बड़ी आयु हो या बहुत लंबी उम्र जीने वाला हो। आगे शब्द है आग्रह। आग्रह का मतलब होता है किसी से अनुनय विनय करना। इसका विलोम हो जाएगा दुराग्रह। दुराग्रह मतलब किसी के साथ जबरदस्ती करना, एक तरह से, ठीक है। आग्रह का मतलब हो जाएगा किसी अच्छी चीज के लिए अनुनय विनय करना, और दुराग्रह का मतलब होता है बुरी चीज के लिए धमकाना या जबरदस्ती करना, एक तरह से। आगे शब्द है अनिवार्य। अनिवार्य मतलब आवश्यक। इसका विलोम हो जाएगा अपरिहार्य। अपरिहार्य या वैकल्पिक मतलब जिसे जरूरी नहीं है कि उसे करें, और विकल्प भी हमारे उसमें है।
आगे शब्द है अधिकांश। अधिकांश का मतलब होता है जिसमें बहुत अधिक अंश हो, और इसका विलोम हो जाएगा अल्पांश। अल्पांश मतलब जिसका अल्प अंश हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके विलोम शब्द हैं, इनको याद करते रहिए। शब्दावली है आपकी, जो भी मैंने दिए हैं, पर्यायवाची भी दे दिए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दे दिए हैं, तो इन सबको याद करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।